जिस व्यक्ति के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। हाथरस कांड हुआ उत्तर प्रदेश में कि किस तरह पुलिस ने रात में लड़की के शव को रात को 2 बजे 3 बजे ही परिवार को सौंपा, नहीं बल्कि उसको बहुत ही तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से। उसमें जो बलात्कारी थे जब जेल से छूटा तो उन्हें हार पहना के स्वागत किया गया। चुनाव से ऐन वक्त पहले आप कर्नाटक का प्रज्वल रेवन्ना का मामला, ममता बनर्जी ने अपने पुलिस को आदेश दिया था कि 6 दिन के बाद अगर आप इस समस्या का समाधान नहीं करते हो, ये जहाँ पे आपका वैश्यालय है वहाँ जाएं, वो अपनी आग बुझाएं। सबसे पहला स्थान है राजस्थान का। दोषी बच जाता है लेकिन निर्दोष फंस जाता है। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिस विषय पर हम लोग आज यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं, पूरे देश के लिए जो है ये विषय काफ़ी गंभीर है और सभी को सोचने की ज़रूरत है और सभ्य समाज को ये सोचना और भी निहायत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी कुछ बातें कही हैं जिन्हें मैं अक्षरशः रख देना चाहता हूँ। एक देश का राष्ट्रपति अगर इस पर चिंता व्यक्त कर रही है तो इसका मतलब है ये समझना है कि हमारे पूरे देश में सिस्टम जो है किस तरह से जो है ख़राब होते चले जा रहा है, खासकर महिलाओं को लेकर के। उन्होंने जो कहा है ये बहुत ही दर्दनाक बात है कि मैं हताश और डरी हुई हूँ। ये देश के राष्ट्रपति का संवाद है और आगे कहती अब बहुत हुआ, सब समाज बेटियों पर ऐसे अत्याचारों की नहीं देता मंजूरी, ये उन्होंने कहा है। दोस्तों, हमारे देश में लगातार इस तरह की घटनाएं घटती है। पहली बार जो है राष्ट्रपति महोदया ने इस तरह का जो है चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने ये पूरे देश को एक संदेश दिया है। लेकिन मेरे ख्याल से ये संदेश राष्ट्रपति महोदया को उसमें ही दे देना चाहिए था जब मणिपुर में इस तरह की घटना घटी। वहाँ आदिवासी महिलाओं को नंगा कर जो है परेड करवाया गया, लेकिन वैसे स्थिति में कोई वक्तव्य नहीं आया। और अभी तक आपको जानकर हैरानी होगी कि मणिपुर में अभी तक हमारे प्रधानमंत्री का दौरा नहीं हुआ है। तो इस तरह से मणिपुर अभी भी अशांत है और वो समस्या ज्यों को त्यों पड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे राजनीति से प्रेरित होकर के राष्ट्रपति महोदया ने कही है बातें, लेकिन ये ज़रूर है कि कलकत्ता के घटना के बाद ही उन्होंने ऐसी बातें क्यों की। वो तो पहले भी कर सकती थी। तो उससे ज़्यादा गंभीर मुद्दा जो है ये मणिपुर की रही है। और इस सवाल पर हम लोग आज बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है देश में और आखिर इसका समाधान क्या होगा। तो मुख्य वजह आपको क्या लग रहा है कि ऐसा इस देश में क्यों हो रहा है? एक तो पहले मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा, महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो बयान दिया है, जो बातें कही है, जो पीड़ा अपनी जाहिर की है, ये होनी भी चाहिए। एक इंसानियत के नाते जिस तरह से घटना लगातार घट रही है, ख़ास करके महिलाओं के साथ जो इस तरह से अत्याचार हो रहा है, यौन शोषण और रेप, और ये जो कोलकाता का जो की घटना है, सही बात आपने कही कि ये मणिपुर मामले पर भी उनकी बात उनका मुंह खुलना चाहिए था, बात होनी चाहिए थी। इससे पहले कई और घटनाएं भी हुई हैं देश के अंदर लगातार। ये तो ऐसे आंकड़े प्रस्तुत हम लोग अभी करने वाले हैं जिसको सुनने के बाद तो मतलब रूह कांप उठेगी। जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार होता है आए दिन, मतलब हर घंटे की अगर बात करें तो वो आंकड़े प्रस्तुत होगी जो NCRB द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये कुछ चीज़ें मुझे जो लगता है ये मानसिक एक रोग है। जिस व्यक्ति के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है वो उसे हम समाज में बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति नहीं हो सकता है। जिस तरह से घटना अभी हाल की जो घटना कोलकाता का जो हुई है, इसमें जिस तरीके से दर्दनाक मौत दी है डॉक्टर को, ट्रेनी डॉक्टर को, ये कोई आम इंसान मतलब साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, मनोरोगी हो सकता है, होगा। और इसके पीछे कारण ये है कि शिक्षा का जो हमारा वो स्तर है, शिक्षा की जो प्रणाली है, उसमें सामाजिक व्यवस्था है और कई चीज़ें हैं इसमें। आपका जिस तरीके से खुले तौर पर मोबाइल के ज़रिए, एंड्रॉयड जब से आया है, सोशल मीडिया के ज़रिए अलग अलग चीज़ें, पोर्न वीडियो वगैरह सब लोग, युवा जो खास करके देखने में व्यस्त हो जा रहे हैं और इस तरीके से कुंठित हो जा रहे हैं। और ये कोई मुझे लगता है, एक बात मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने ये तर्क प्रस्तुत किया था, ये जहाँ पे आपका वैश्यालय है वहाँ जाएं, वो अपनी आग बुझाएं,
लेकिन ये कोई समाधान नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम देता है वो अपनी मर्दानगी जाहिर करता है, न कि वो यौन संतुष्टि के लिए वो करता है। वो दिखाता है कि मैं मर्द हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मर्द वाली सोच। वो अलग। तो ये खतरनाक है, आने वाले दिनों के लिए और भी खतरनाक होगा समाज में। कभी मैंने कोई भी जो बच्ची है, कोई महिला है, नारी है, मतलब लड़की है, वो महफूज नहीं रहेगी अगर इस तरह के लोगों की तादाद बढ़ती चले। लेकिन क्योंकि लगातार ये घटनाएं हो रही है और सिर्फ एक प्रदेश की बात नहीं है। और ये जो महामहिम ने जो बात कही है, इस सिलेक्टिव तरीके से सिर्फ कोलकाता के मामले में, यानी कि वेस्ट बंगाल में जहाँ पे गैर भाजपाई सरकार है, मणिपुर में भाजपाई सरकार है डबल इंजन की, वहाँ तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लोगों की लोगों ने डिमांड किया। यहाँ पर मुझे तो लग रहा है कि बहुत ही तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से भाजपा की तरफ से कोशिश हो रही है कि ममता बनर्जी को वहाँ हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, और इसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। खुले तौर पर मुझे जिस तरीके से लग रहा है वो हो रहा है। तो ये तो यूपी में होना चाहिए। यूपी में तो ऐसे आंकड़े बहुत आपको डराने वाले आंकड़े मिलेंगे। तो मैं थोड़ा आंकड़े बता दूं, जरा सा बताइए। तो दोस्तों, ये आंकड़े के बाद जहाँ तक है कि एनसीआरबी से मैंने लिया है कि भारत में जो प्रतिदिन 87 रेप होते हैं प्रतिदिन, पर डे, और दिल्ली जैसा जगह है जहाँ पर पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है, वहाँ भी 5 से 6 केस औसतन रोज होते हैं। एनसीबीआर जो आंकड़ा है, पिछले 2 साल के दरमियान जो है 14% बढ़ोतरी हुई रेप केस में। और इस एनसीआरबी ने भी कहा है कि किन किन राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा ये केस देखने को मिला है। इसमें खासकर हम लोग ये देखते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो है, खासकर जहाँ केंद्र में बीजेपी सरकार है और राज्य में भी बीजेपी सरकार है, वहाँ ज़्यादा घटनाएँ घट रही है। ये एनसीआरबी का रिपोर्ट है। एनसीआरबी मैंने सरकारी आंकड़ा है। इसमें सबसे पहला स्थान है राजस्थान का, दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का, तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, इसके बाद दिल्ली का है। तो ये क्या कह रहा है कि ये व्यवस्था जो है किसी एक राज्य विशेष का नहीं है, ये समस्या पूरे देश के लिए है। आपने देखा होगा किस तरह से 2020 में हाथरस कांड हुआ उत्तर प्रदेश में, कि किस तरह पुलिस ने रात में लड़की के शव को रात को 2 बजे 3 बजे ही परिवार को सौंपा नहीं, बल्कि उसको जला दिया गया। पूरे देश में जब हल्ला हंगामा हुआ तब उस पर जो केस हुआ, इसके बाद अभी तक जो है अपराधी जो जेल में, लेकिन सज़ा उसको अभी तक नहीं की सुनाया गया। लेकिन सबसे जो सीरियस बात है दोस्तों हमारे देश में, कि यहाँ जो रेपिस्ट होते हैं, अगर किसी राजनीतिक दल से संरक्षण प्राप्त है तो रेप करने के बाद जब छूट कर आते हैं तो सामाजिक उसका बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन वहाँ तो समाज में उनको हार पहना कर स्वागत किया जाता है। कठुआ रेप कांड जो हुआ था, आप याद कीजिए, श्रीनगर जम्मू कश्मीर का जो मामला है, उसमें जो बलात्कारी थे जब जेल से छूटा तो उन्हें हार पहना के स्वागत किया गया और उनको छुटकारा के लिए लोग जुलूस निकाले। ये बीजेपी पार्टी ने किया है जो केंद्र में है। उसी तरह से देखिए आप बिल्किस बानो केस का, बिल्किस बानो केस में भी जब ये गुजरात सरकार ने उन लोगों को छोड़ा तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरफेयर करके उन्हें फिर से जेल में भेजा गया, और वो जब जेल से छूट के आया उसका महिमा मंडित किया गया है। और मणिपुर घटना को आप जानते हैं कि मणिपुर में किस तरह से घटना घटा, लेकिन वहाँ एन बीरेन सिंह अभी भी मुख्यमंत्री बना हुआ है, उस पर किसी तरह का कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जब देश में जो शासन में सत्ता में है वो लोग अगर इनका संरक्षण करेंगे तो ये बलात्कार कैसे रुकेगा। देखिए धीमी रफ्तार से हो रही है जो न्याय व्यवस्था में न्याय दिलाने का काम बड़ी धीमी रफ्तार से। यहाँ पर जिस तरह से आंकड़े मुझे मिले हैं उसमें वही सजा मिल पाती है ऐसे मामलों में, बाकी गवाह के मैंने अभाव में छूट जाते हैं। तो आप समझ लीजिए हौसला क्यों नहीं बढ़ेगा ऐसे दुष्कर्मियों का। और वो निर्भया कांड की मैं याद दिला दूं कि निर्भया कांड पूरे देश में जो चर्चा का विषय बना था, उनमें भी अपराधियों को जो है 6 वर्ष के बाद सज़ा मिली। तो इसमें अधिकांश लोग जब छूट जाते हैं तो उसका मनोबल बढ़ता है, और राजनीतिक संरक्षण मिले तो और मन बढ़ता है जी। तो हम लोग को ये देखना है कि कैसा सामाजिक व्यवस्था बने कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए? कानून बहुत है इसके लिए। देखिए पोक्सो एक्ट है, कई तरह से इसके लिए कानून बना है, लेकिन कानून धरातल पे नहीं उतर पाता ना।
और वही राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो जाता है ऐसे दुष्कर्मियों का, अपराधियों का। अब बताइए, चुनाव से ऐन वक्त पहले पहले आप कर्नाटक का प्रज्वल रेवन्ना का मामला सुने ही थे। हाँ, वो भाजपा के समर्थक हैं। भाजपा तो दिल्ली में जो खिलाड़ी लोग जो प्रदर्शन किया, महिला खिलाड़ी, तो ब्रिजभूषण सिंह, हाँ, जो एमपी रहे हैं बीजेपी का, हाँ, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। कितने नाम गिनाएंगे भाजपा के सांसद और विधायकों की, अगर फहरिस्त बड़ी लंबी होगी और उनको संरक्षण प्राप्त है, तो भाई ऐसे लोगों को इस तरह से उनका मनोबल बढ़ना जरूरी है। प्रदीप से क्या नाम है उनका, सिंगर, तो कुलदीप सिंगर, तो ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, मतलब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि न्याय व्यवस्था सही ढंग से चलेगी? और दबाव बनता है वकीलों पर, दबाव बनता है जज पर, आप केस को पलटने के लिए। तो ये तो है, कानून को अलग अपने हिसाब से मोड़ने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। तो इस वजह से न्याय व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है। जैसे मालूम है कि कोलकाता में किस तरह से एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया ही नहीं किया गया, बल्कि उसकी जघन्य हत्या भी कर दी गई। और जघन्य हत्या जो सुन करके लोगों ने जो सोचा, तो सबका दिल दहल गया कि क्या कोई इंसान इस तरह किसी के साथ कर सकता है क्या। लेकिन फिलहाल अब जो है इस पर जो राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। और इस मामले में जहाँ तक जो ममता बनर्जी की सरकार दोषी है, इसके अलावा बीजेपी सरकार भी कम दोषी नहीं है। ममता बनर्जी ने अपने पुलिस को आदेश दिया था कि 6 दिन के बाद अगर आप इस समस्या का समाधान नहीं करते हो तो मैं सीबीआई को एक केस सौंप दूंगी। 7वां दिन जो है सीबीआई को केस सौंप दिया गया। अब सीबीआई छानबीन कर रही है। एक आदमी जो शुरू से पकड़ा है, जो कलकत्ता पुलिस ये पकड़ा, तो उसी को लेकर सीबीआई भी पकड़ के रखा हुआ। अभी तक कोई नया लोगों को पकड़ा नहीं है। अभी तक उनका जो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है। तो सीबीआई किस तरह का है भाई? इन्वेस्टिगेशन करते हुए आपका 10-15 दिन हो गया, अभी तो कोई मिला नहीं है। तो आपका अपराधी कौन है अभी तक आपको ढूंढ नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आप जा करके कि जब सीबीआई केंद्र सरकार का अधीन है, तो ऐसी स्थिति में जब सीबीआई के ऊपर आ गया ये जांच करने का, तो भाई आप सीबीआई को जांच में आप लोग सब मदद करो। और ऐसे स्थिति में फिर बंगाल बंद करो, ये तोड़ फोड़ करो, इसका कोई मायने नहीं रहता। एक समय था जब आपने आंदोलन किया, सही है कि गुस्से में सभी लोग आंदोलन करते हैं, उनका भी हक अधिकार है, लेकिन इसको ज़बरदस्ती लंबा खींचने जाना और ये सोच करके कि भाई किसी तरह से हम बंगाल की सरकार को गिरा के राष्ट्रपति शासन लागू कर दें, तो खैर ये तो वहाँ की जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जो चल रहा बलात्कार कांड पूरे देश में, इसका समाधान कैसे किया जा सकता है, इस पर जैसे कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि कमेंट्स अभी देंगे, तो कुछ आप उपाय बता सकते हैं इस पर? देखिए, मैंने इस पर पहले भी थोड़ी सी बात रखी कि मामला सिर्फ मतलब ऊपरी तौर पर जो दिखता है वो नहीं है। इसका एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी है। जो युवा जिस तरीके से अंधेरी गलियों में भटक रहे हैं, अपराध के नए नए जो तौर तरीके सीख रहे हैं, और ये सोशल मीडिया बहुत अच्छी तरीके से उनको हेल्प कर रहा है। हम नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया बुरा है, लेकिन सोशल मीडिया दोनों चीज़ें देता है, अच्छे भी। हाँ, तो उसके लिए फैमिली भी जो है, समाज दोषी है। समाज निगरानी नहीं रखता ऐसे लोगों की, और उन पर मतलब एक होता है ना कि नियंत्रण करने के लिए आप समय रहते अगर आप उनको काबू करें तो अच्छा है। आप ये जो मामला है संजय राय की बात, जो आरोपी है, इसके बारे में जो इसका इतिहास बताया जा रहा है कि वो उसी किस्म का व्यक्ति है, मतलब नशेड़ी है, और पुलिस के ये विभाग में और उस अस्पताल का शायद वो में चार्ज में था, चार्ज नहीं, वो ड्यूटी में था। वहाँ के प्रिंसिपल पे भी बहुत आरोप लगा है। तो ये सम्यक रूप से अगर देखा जाए तो काउंसलिंग की ज़रूरत है, अच्छे संस्कार दिए जाने की ज़रूरत है, जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार की ज़रूरत है, और समाज में ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है कि जो इस तरह का करता है सामाजिक स्तर पर उसको उस परिवार को ही बहिष्कार करने का, मतलब इस तरह से लोग शुरुआत करने लगे, तो मेरे ख्याल से कुछ हद तक होगी। और कानून व्यवस्था जो त्वरित न्याय मिले, ये सारी चीज़ें अगर हो एक साथ, और राजनीतिकरण ना हो। ये नेता हमेशा अपने फायदे के लिए वो राजनीति रंग देने लगते हैं, अपराधी को बचाने के लिए। जो राज्य सरकार, यही वजह है कि कानून वहाँ पे अक्षम हो जाता है न्याय दिलाने के लिए। नहीं तो सब कुछ व्यवस्था है, सारे कानून रहने के बावजूद जो सही अर्थों में जो अपराधी है वो बच जाता है। और ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं देश के अंदर, और अभी भी हो रहे हैं। दोषी बच जाता है लेकिन निर्दोष फंस जाता है।
हमको यही सोचना पड़ेगा कि सकारात्मक सोच अपने अंदर हम रखें, और जो ये लोगों के अंदर में जो विकृत भावनाएं आ रही हैं, मैंने कहा ना कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी इसको समझने की, सोचने की ज़रूरत है और करने की भी ज़रूरत है। और ऐसे जो सामाजिक संगठन है उनको आगे आकर लोगों को इस दिशा में जागरूक करने की भी ज़रूरत है। चलिए, मैं एक चीज़ और जो मैं ध्यान दिला देना चाहता हूँ पूरे देश में कि दोस्तों, ये बात सही है कि जैसे आपने कहा, एक बहुत ही एक मुख्य बातें, इनके जड़ में क्या है, इनका मैंने कॉज क्या हो सकता है, रूट कॉजेज क्या हो सकता है, उनके बारे में आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। लेकिन यहाँ एक और भी बात हमें जानना है कि जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ी है, उसके अनुसार से पुलिस व्यवस्था नहीं के बराबर है। पुलिस में बहालियों की भरमार लगी हुई है, लेकिन पुलिस बहाली नहीं होती है। मैंने यहाँ समझिए कि जो जनसंख्या के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अभी भी पुलिस की संख्या जो होनी चाहिए नहीं के बराबर है। बहुत कम पुलिस की बहाली होती है। और जो है एक थाना का, जो पहले एक थाना में मान लीजिए कि कभी आबादी 10,000 था, अब उस थाने की आबादी जो है 30,000 हो गया है। तो ऐसी स्थिति में वही 10-20 पुलिस के मातहत जो है ये कानून अपराध को रोकने की बात होती है, तो ये संभव नहीं हो पाता है। दूसरी बात है कि जो फटाफट जो न्याय मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को तुरंत से तुरंत सज़ा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए और तुरंत इसका जो है 6 महीना के अंदर जो है उसकी सज़ा हो जानी चाहिए। तब इस समाज में एक संदेश जाएगा कि नहीं, अगर हम ये अपराध करते हैं तो भाई इसकी सज़ा जो है बहुत सख्त है और हम सज़ा से बच नहीं पाएंगे। तो ये होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सरकार ये सोचे, राज्य सरकार भी सोचे और केंद्र सरकार भी सोचे। सबसे पहले बात है कि न्यायिक व्यवस्था को आप मजबूत कीजिए। अभी हमें ये पता चला है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 20 लाख से ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो कोई ज़मीन जायदाद का अगर कोई केस चलता है तो हमारे यहाँ ये देखने में आता है कि बाप मर गया रहता है, दादा मर गया रहता है, बेटा भी केस झेल रहा है ज़मीन जायदाद को लेकर के। इस तरह बहुत सारे यहाँ केसेस जो लंबो चलते रहता है। जैसे एक फिल्म में कहा गया था कि तारीख पर तारीख, आप कितने तारीख देते जाओगे भाई। तो ये बहुत बड़ी एक कमी है हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था में, उसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी, हम मूक दर्शक बन के देखते रहेंगे। अब रहा पुलिस प्रशासन व्यवस्था, पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा हाईटेक करने की ज़रूरत थी, पुलिस व्यवस्था को हाईटेक करने की ज़रूरत है। कभी कभी ये देख रहे हैं उनका जो नया टेक्नोलॉजी डेवलप करने की ज़रूरत है। और बहाली जनसंख्या के अनुसार जो है पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए, थानों की संख्या बढ़ाई जाए। और ऐसा कि हर एक जगह जो हम लोग देखते हैं विदेशों में भी कि इतना ज़्यादा मैंने वहाँ पर निगरानी तंत्र बैठाया जाता है कि हर एक जगह 1-1 मिनट का जो है वो लोग कहीं से भी कॉल रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकता है। ये व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। जैसे कलकत्ता में हुआ, अब ये पता नहीं चला कि जिस रूम में उस लड़के का बलात्कार हुआ वहाँ CCTV नहीं है, अगल बगल के CCTV से पता चलता है कि कौन उसके रूम में गया। तो ये जो है इस तरह की व्यवस्था हमारे देश में है, इसको भी दूर करने की ज़रूरत है। पुलिस प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था भी दूर करने की ज़रूरत है। समाज को अपने सोचने का जो नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। जो मर्दाना सोच है कि हम स्त्री पर हावी रहेंगे, ये सोच को दरकिनार करना ज़रूरी है। और इसके लिए शिक्षा व्यवस्था, जैसे आपने कहा, शिक्षा व्यवस्था शुरू से हमें ऐसे बनाना है, ऐसा देना है कि हमें लड़कियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति जो है कि हमें ये संवेदना रहे। और हमारे देश में देखिए महिलाओं को देवी का रूप दिया गया है। कोई दुर्गा माँ बोलता है, कोई काली माँ बोलता है, कोई सरस्वती माँ। देवियों का तो भरमार है ना, सब महिला देवी है। लेकिन बलात्कार करने में यहाँ जो है 1 मिनट की भी देरी नहीं लगती है। तो आप पूजा क्या करते हो, आप क्या करते हो? दिखावा सिर्फ है कि हमारे यहाँ देवी है। इससे ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट, मान सम्मान तो विदेशों में है, जहाँ लड़कियों को देवी के रूप में पूजा नहीं जाता है। तो भाई उनसे देख के सीखने की ज़रूरत है। तो जाते जाते अंत में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कुछ और हमारे दर्शक को कहना चाहते हैं तो कहें, ताकि। बिल्कुल, काफ़ी बातें हो गई है और इस बात का हमको लगता है कि ये बहस है, इसका अंत नहीं है। जब तक हमारे समाज के अंदर में स्वस्थ मानसिकता विकसित नहीं हो पाएगी और विकृत मानसिकता के लोग बढ़ते रहेंगे, हम ऐसे अपराधों पर अंकुश नहीं लगा सकते। कानून व्यवस्था कितनी भी पुख्ता हो, जब तक
हम विकृत मानसिकता के शिकार रहेंगे, ऐसी इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि पूरे समाज के अंदर में स्वस्थ मानसिकता को बनाने की पुनर्स्थापित जरूरत है। हाँ, स्थापित करने की की। जाए।